हम लोग हारते क्यों हैं। और इसका उदाहरण भी मैं देते रहता हूँ बाबा साहब का। तो जो लोग एक्शन में काम करते हैं वो हमेशा जीत विजेता रहते हैं, और जो रिएक्शन में काम करते हैं वो हमेशा हारते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात हमको ध्यान में देनी पड़ेगी। जैसा कि हम अभी देखते हैं कि अ, एक हमारा ही बोधिसत्व है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको हम कहते हैं। उनकी स्टाइल कैसी थी, जो एक्शन में काम कैसे करते थे। मैं बहुत बार बोलता भी हूँ कि इतिहासकार उनके बारे में लिखता है कि एक ऐसा अकेला इंसान 1920 से लेके तो 1956 तक इस देश का इतिहास लिख रहा था, और कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी और सारे लोग उसको रोकने के लिए उसके किए गए एक्शन के खिलाफ रिएक्शन में काम कर रहे थे। वो सोचते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा उसको रोको। तो वो कहता है कि एक्शन में काम करने वाले का बेनिफिट ये होता है कि एक्शन में काम करता है, लोग फिर रिएक्शन करते रहते हैं, तब तक वो दूसरी एक्शन लेता है, फिर वो दूसरी एक्शन के ऊपर रिएक्शन करते रहते हैं, और एक्शन करने वाला हमेशा विजेता रहता है, क्योंकि उसके एक्शन के पीछे ही लोग भागते रहते हैं। तो बात ऐसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश में काम कर रहे थे, उनको पता था कि मैं अकेला हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब अपॉइंट हो गई, तो लगभग ये जुलाई तक की प्रोसीजर 1947 तक की पूरी हो गई थी। 1947 में 46 में 15 अगस्त को उन्होंने किताब रिलीज की थी, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और उससे पहले उसके उसके बाद 17 दिसंबर को बाबा साहब का एक संविधान सभा में व्याख्यान हुआ था। 9 दिसंबर 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। हम सभी जानते हैं 11 अधिवेशन हो गए, लगभग 267 दिन तक पूरे संविधान बनने को लग गए, 11 अधिवेशन हुए। तो बाबा साहब तो अकेले थे, पर उनकी बहुत इच्छा थी कि इस देश के लिए मैं कुछ सेवा दे दूं। पर वो अकेले थे, इसलिए और कांग्रेस और गांधी के ऊपर हमेशा टीका टिप्पणियां करते रहते थे, इसलिए उनको कोई चाहता नहीं था, और वो उनके सामने कोई जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए उनका सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उनको संविधान सभा में लेना नहीं चाहते थे। लेकिन किसी बहाने से बंगाल से बाबा साहब चुन कर गए, और फिर 17 दिसंबर को जब उनका वक्तव्य हुआ, तो उससे पहले की थोड़ी बात बताता हूँ। लगभग संविधान बनाने के लिए 23 प्रकार की कमेटियां अपॉइंट की गई थी। तो उस कमेटी के अलग अलग लोग अध्यक्ष हुआ करते थे। किसी जैसे लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। ऐसे अलग अलग जो उस वक्त के लीडर थे वो मेंबर अध्यक्ष थे। और उन कमेटियों को, सारे कमेटियों को, लगभग 23 कमेटियों को बाबा साहब ने अपने मेमोरेंडम दिए। ये स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का मेमोरेंडम तो दिया ही, लेकिन अलग अलग कमेटियां बनी थी। उस कमेटी को किसी को 100 पेज का, किसी को 200 पेज का ऐसे मेमोरेंडम उन्होंने दे दिए, सुझाव दिए, और वो सोचते रहे कि देखते हैं क्या क्या होता है। चर्चा ऐसी हुई कि संविधान बनाना है। कांग्रेस ने तो एक नाम सजेस्ट किया था राव का, BN राव का, और वो चले गए इंग्लैंड। वहां से वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उसको तुम ले लो, पर मानने को तैयार नहीं। फिर बाबा साहब ने क्या किया, एक्शन में आंदोलन करने का काम कैसे शुरू किया। सभी कमेटियों को उन्होंने मेमोरेंडम दिए। फिर कमेटियां बात करना शुरू कर दिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया जाए। बस बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कोई मजाक बात थोड़ी थी। तो बाबा साहब के ऐसा हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या मेमोरेंडम दिया उसको निकालो। तो सारे कमेटियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरेंडम को देखा, तो उसमें पाया कि सारा कुछ सुझाव तो इसमें है। फिर वो उसके ऊपर ही चर्चा करने लग गए। लेकिन बाबा साहब की एक खासियत थी कि सारी बात वो बताते नहीं थे, वो कुछ ना कुछ तो भी अपने हाथ में रखते थे। फिर बाद में हर कमेटी का यही सजेशन हुआ। लगभग 23 कमेटियों में से 19 कमेटियों में बाबा साहब को मेंबर करके ले लिया गया। फिर देखते देखते वो चर्चा बाजू में रह गई, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सजेशन दिया, इसी के ऊपर चर्चा होती रही। फिर बाद में सारी कमेटियों का ये कहना रहा कि अगर हम सारा कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है इनको संविधान सभा का मेंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन ही बना देते हैं। तब तक बाबा साहब के जो गुरु थे, प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर सेलिंगमैन, प्रोफेसर गोल्डन वाइजर, ये ऐसे इंग्लैंड के प्रोफेसर थे,
वो लोग विंस्टन चर्चिल को जाके मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरे को क्यों आप अपॉइंट करने की सोचते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, जबकि तुम्हारे पास दुनिया का बेहतरीन संविधान बनाने वाला व्यक्ति है। तो उनकी प्रेशर से कांग्रेस ने ये भी लगा कि चलो भाई, इन्होंने तो सारा सजेशन दिया है, वैसे अगर इनको अपॉइंट करेंगे तो ये अपने ऊपर सारा हावी हो जाएगा एक अकेला आदमी। फिर अंग्रेजों के सजेशन से उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। बाबा साहब ने 17 दिसंबर की सभा में जो बात कही है वो केवल हमारे लिए नहीं, सारे देश के लिए बहुत बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था। और उनकी तालियां इतनी बजी कि सारा संसद और सारी संविधान सभा 5-10 मिनट तक सिर्फ तालियां बजाती रही। क्या कहा था बाबा साहब ने उसमें? तो कांग्रेस और बाकी के लोग, मुस्लिम लीग के लोगों को संविधान सभा में चुन के आने के बाद भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं लेना चाहते थे। बाबा साहब ने उस भाषण में कहा कि आप भूल गए हो कि आप देश का निर्माण कर रहे हो, देश का निर्माण करना कोई मजाक बात नहीं है। और एक मैं आपके सामने, सबके सामने कह देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को एक बनने के लिए नहीं रोक सकती, लेकिन एक बनने की सोच अगर आपके बीच में है तो ही आप इस देश को एक जैसा बना सकते हो, यूनियन ऑफ इंडिया बना सकते हो। और वन मैन वन वोट वन वैल्यू की बात उन्होंने कही, और दूसरी आई एम इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन लास्ट की बात कही। और सारे धर्मों की जो फिलोसफी वो लेकर आ रहे थे वो सब बाजू में रह गया। और फिर बाबा साहब के हाथ में कमान सौंप दी, वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो ये एक्शन वाला काम बाबा साहब ने शुरू किया। अकेले इंसान ने पहले एक ही किया कि सारे सभाओं को मेमोरेंडम दिया, फिर चर्चाएं चली और उनको पता चला अपनी कमियों का, पर यह भी पता चला कि डायमंड कौन है। तो डायमंड एक ही साबित हुआ, उस डायमंड के हाथ में सारी का कमान दे दी गई, उन्होंने फिर संविधान लिखा। और वो उसमें वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो प्रोविजन है बहुत सारा आया है। उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 30, 31 और 32 में। उसके बाद वो मेमोरेंडम, उसके जो प्रोसीडिंग आए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद बाबा साहब को अंग्रेजों ने उस कमेटी पे लिया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने के लिए। और उसी सभा में ऐसा हुआ कि बाबा साहब का बोलबाला रहा। फिर लगभग 70-80% 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के ऊपर बना। तो 35 का एक्ट है, बाद में मेमोरेंडम दिए बाबा साहब ने, उसी के ऊपर भारत का संविधान बना। अब उसमें क्या लिखा है, हमारी एक्शन क्या होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहली एक्शन, अभी तो हमने प्रॉब्लम की बहुत बात कही है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, हम सोल्यूशन के ऊपर सोचते हैं। और हमारा एक्शन का आंदोलन किस तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। संविधान में चैप्टर 14 है, उसमें आर्टिकल 312 है, 312, 312(1), 312(2), 312(3), उसमें पूरी प्रोसीजर बताई है कि भारत में जितने भी मंडल है या यूनियन बॉडीज है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनके सब के बारे में आर्टिकल 312 में पूरा दिया हुआ है। सभी बातें हो गई है, सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टैब्लिश हो गए 312 से, सारे राज्यों की यूपीएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, और स्टेटों की पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई। लेकिन एक ही बात इंप्लीमेंट नहीं, उसमें से एक बात सिर्फ नहीं हुई, वो है कि जुडिशियल सर्विस का गठन करना। बाबा साहब ने 312 में लिखा था कि जैसे अदर सर्विसेज है वैसा भी कोर्ट की जो कार्रवाई है जुडिशियल सर्विस से होनी चाहिए, जैसे आईएएस की सर्विस होती है उस तरीके से। और वो उस वक्त बाबा साहब की नहीं मानी, लेकिन 45 अमेंडमेंट 3 जनवरी 1977 में भारत सरकार ने वहां पर 45th अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लागू किया, और उसमें सीधा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो कार्रवाई अपॉइंटमेंट है वो जुडिशियल सर्विस से होनी चाहिए। अब सोचो, लगभग 75 साल हो गए, वहां पर बैठे हुए एक ही जमात के लोग बैठे हैं, इसीलिए वो होने नहीं दे रहे। और सरकारें हैं कि उनकी मानती है। सरकार क्या करती है कि कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा करप्शन कर देती है, इधर उधर फंड्स का घुमा लेती है, अपने भाई भतीजों को दे देती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, या अपने जाति के लोगों को, अपने जाति के बैंकर्स को, अपने लोगों के कर्जे माफ करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो भी गुनाह करते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार हावी नहीं होती, हालांकि ये अधिकार संविधान को, पार्लियामेंट को है, राष्ट्रपति को है और संसद को है। फिर भी संसद जुडिशियल सर्विस से जजों की अपॉइंटमेंट की बात अभी तक नहीं करती है। तो अभी हमारे हाथ में एक्शन में आंदोलन करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहला काम करो कि नेशनल जुडिशियल सर्विस
45th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिखा है 3 जनवरी 77 को। तो पहली डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि जो जुडिशियल सर्विस से हो, ये जो अभी कॉलेजियम से बनाते हैं ना, ये सारा असंवैधानिक है। उससे क्या होगा कि ये करने से बैकफुट पर आ सकते हैं जजेस कि भाई हमारा तो सारा कुछ अपॉइंटमेंट ही असंवैधानिक है कि 10 जजेस एक जगह पे बैठते हैं और बचे हुए 4-5 जजेस को अपॉइंट करने के लिए वही खुद मेरा भाई मेरे भाई के लिए अपॉइंट करने के बारे में उसका सीआर देखता है, उसका उसका पूरी डायरी देखता है, उसका जो भी है रिपोर्ट कार्ड देखता है, उसके ऊपर उसको अपॉइंट करता है। ये तो इंसान की मूल हैबिट है कि सबसे पहले तो हम अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने भाई भतीजावाद से ही उसको ही सिलेक्ट करेंगे ना, दूसरों को कैसे सिलेक्ट करेंगे जब आप चेयरमैन बने हुए हो। तो सबसे बड़ी बात है, पहला काम हमारा ये है कि नेशनल जुडिशियल सर्विस होना चाहिए जो कि संवैधानिक भाव है। और ये जजेस के ऊपर प्रेशर लाने से नहीं होगा। इस पार्लियामेंट में हमको 131 हमारे जो प्रतिनिधि उनके ऊपर हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा कि भाई अभी तो काम करो। 131 हो, 131 291 से माइनस कर दो। 80 लगभग 80 लोग रूलिंग पार्टी के मेंबर है SC ST के। 291 माइनस 80 कर दो, सीधा 220 के नीचे आ जाते हैं। और ये 241 वाले जो है वो तो सीधे 180 170 पे आ जाते हैं। तो अल्पमत में आ जाती है सरकार। सिर्फ SC ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी गंभीरता से अगर इसके ऊपर सोचेंगे तो इनके दिमाग में हमको ये शीशा है वो उतना वो डालना है कि भाई तुम्हारे कान में जो मनुस्मृति बोलती थी ना कि ये रास्ते से जा रहा है, किसी के सामने बोल रहा है, तो उसके कान में शीशा डाल दो। तो ये यहाँ तक बात हमारे लोगों के ऊपर हमको करनी पड़ेगी। जो जिन्होंने कानून बनाया, जो अपने विचारों से कभी जुड़ते ही नहीं, कभी सोचते नहीं आपके बारे में, कभी उनकी फितरत ही नहीं आपके बारे में सोचने की, वो क्यों सोचेंगे आपके बारे में कि आपका भला हो। वो तो आपके पैर में कभी भी टांग अड़ाने की टांग अड़ाने का काम करेंगे। तो उनसे आप अपेक्षा छोड़ दो। तो ये पॉजिटिव वाला काम है। ये बात इसीलिए जरूरी है कि ये संवैधानिक है और इसको अगर डिमांड करते हैं और फोर्सफुली अगर डाल देते हैं तो अपोजिशन पार्टी वाले भी तैयार करेंगे। अपोजिशन पार्टी के लिए ये थोड़ा सा हर्डल है। वो क्या है कि 1961 का जो नेहरू का जो लेटर उन्होंने एनेक्सर करके जोड़ा है, 562 का उनका जो ऑर्डर बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें नेहरू ने सीधे कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा था सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में हो लेकिन इन लोगों को आरक्षण मत दो। वो उस लेटर में लिखा हुआ है, वही लेटर इन्होंने लगा दिया इसलिए कि कांग्रेस इसका विरोध ना करे। अब कांग्रेस को हमने जैसे बोला था कि निग्रो वालों की हत्या कर दी थी अमेरिका में, तो सारे व्हाइट लोगों ने घुटने पे आकर माफी मांगी थी। तो कांग्रेस को बोलना चाहिए कि भाई लोकसभा में सारे वोट हमारे थे, इसीलिए हमारी हालत से, हमारी वोट से तुम चुन कर आए हो, और अगर इसके बाद भी चुनकर आना चाहते हो तो माफी मांगो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने किया हो, उसकी गलती थी, हम माफी चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर ये देते नहीं है तो उनके ऊपर भी प्रेशर लाया जा सकता है। अपोजिशन पार्टी के ऊपर ऐसा प्रेशर लाओगे तो वो रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं। ये दूसरा एक्शन का आंदोलन का काम हो सकता है। तीसरी बात है, 2-4-5-6 बातें तो आ भी गई है, लेकिन उसमें से बची हुई बातें मैं करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15, 16, 16(1), 16(4), आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 235, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। इन लगभग 7-8 जो आर्टिकल्स है, और उसमें से फंडामेंटल राइट भी है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा सीधा संविधान बोलता है। फिर भी आप हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का काम कर रहे हो। इसका मतलब आप आपके अधिकार से ज्यादा शानापंती कर रहे हो, ज्यादा तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, अपनी सर्कल के अंदर ही रहना है आपको। ये भी धमकी हमको देनी पड़ेगी उनको, ये भी एक्शन का काम है, तब जाके वो बैकफुट पर आ सकते हैं। तो क्योंकि इसकी प्रोसीजर आर्टिकल 235 में दी हुई, आर्टिकल 368 में भी इसका दिया हुआ है कि जो गलती हुई इसके लिए तो सजा होनी चाहिए। आप अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हम हमारे खिलाफ जो शासकीय कर्मचारी है उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगा देते हो, उसको सस्पेंड करते हो। यहाँ पर तो आर्टिकल 312 में पूरी प्रोसीजर दी है आपके खिलाफ कि आपकी सेवा है, आपने किया गंदा काम, आपने दिए हुए बुरी ऑर्डर्स, आपने दिए हुए जजमेंट, ये सारे के सारे उसके खिलाफ जो काम करने का अधिकार है जो संसद को है। तो संसद क्यों नहीं करती है काम? संसद को आंखें खोलने के लिए हमको तैयार कराना पड़ेगा। अब क्या क्या बातें, और सबसे पहली बात तो है कि सेंसस करनी जरूरी है। ये भी स्वामी सर ने इस मुद्दे को छेड़ा भी है। सेंसस इसलिए जरूरी है कि हमारा नंबर ही पता नहीं है। हाँ, SC ST का नंबर पता है कि लगभग हम लोग 25 करोड़ है इस देश में, अभी गिने नहीं है ठीक से, लेकिन 20% शेड्यूल कास्ट है और 8-7.5% बोलते हैं, लेकिन 10% ट्राइबल्स है।
ऐसे 30% लोग हैं। तो एक काम करो, 30% जो बाबा साहब ने प्लानिंग कमीशन में लिखा था, जिसको कि अभी नीति आयोग बोलते हैं, उस नीति आयोग में का जो बजट है वो 30% किया जाए। हम अपने हक की बात करते हैं, रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे, आप हमको बजटरी अलोकेशन दे दो फंड का, और जितना फंड आपके हमारे हिस्से का आपने दिया नहीं, वो पूरा एरियर के साथ दे दो। जैसे कि किसी व्यक्ति के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और उसकी इंक्वायरी में से वो छूट जाता है, तो उसको सारे अरियर्स मिल जाते हैं जो पुरानी उससे वसूल किए हुए, या उसके ऊपर जो भी बरसी है, दुख बरसा है, तो उसका पूरा रेम्युनरेशन दिया जाता है। तो ये भी डिमांड हमने करनी चाहिए बजटरी एलोकेशन की, ये भी बहुत जायज डिमांड है। इसके लिए क्या करेंगे? अगर इनके खिलाफ इम्पैचमेंट या महाअभियोग नहीं डाल सकते, नहीं ले आ सकते हैं, तो इसके ऊपर लार्जर बेंच के लिए हम लोग, इसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं कि लार्जर बेंच ले आओ, इनका इम्पैचमेंट करो, इनकी नेशनल जुडिशियल सर्विस करो। और तीसरी बात इसमें लानी चाहिए कि बजटरी एलोकेशन हमारा हमारे संख्या के प्रपात में हो। और जो सेंसस की बात है, वो सेंसस इसीलिए मांगते हैं हम लोग, पहले काउंट तो करो कौन कितना है। आप 10% लोगों को भी आपने दिया नहीं है, आप बात कर रहे हो SC ST की ABCD लगाने की, लेकिन आपने जो EW से उसको भी ABCD नहीं लगाया। आपके बीच में के सारे अमीर लोग वही तो आरक्षण ले रहे हैं उसका, आप उसकी भी फिक्र नहीं करते हो। तो चलो ये भी करते हैं कि आपके ऑर्डर है उनको भी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। उस पिटिशन में ये भी डालना चाहिए कि EWS के लिए भी लागू कर दो 1 2 3 4 ABCD। ये बात भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके बाद बजटरी एलोकेशन का इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि जितना एलोकेशन आज होता है उसका लगभग आधा ही हमारे लिए खर्चा किया जाता है। मतलब पहले ही आधा देना। जैसे कि इस साल का बजट आया है 48,82,000 करोड़ का, उसमें से लगभग 4,80,82,000 करोड़ का एलोकेशन होना चाहिए था SC ST के लिए, पर दिया गया 275 लाख, 275 लाख करोड़ का। इसका मतलब है आधा तो नहीं दिया, 2,09,000 करोड़ लगभग नहीं दिए, लगभग 40% हमारा कटौती कर लिया उसमें। तो वो भी मिलेगा। फिर 50 साल का जितना भी एरियर्स हो हमारी हिस्से का डाल दो, क्योंकि एक मराठी कवि कहता है कि युगो युगो का जो मुद्दल है उसका ब्याज तो कम से कम वहां हमको दे दो, रहने दो हमारा मुद्दल आपके पास जो प्रिंसिपल है, लेकिन कम से कम ब्याज तो दे दो। इसके लिए प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। सेंसस होगी तो ये सारा कुछ हो सकता है। अगर सेंसस की मांग करोगे तो OBC आपके साथ में खड़ा है, OBC आपके हाथ में आ सकता है सेंसस की डिमांड। इसमें केवल रिजर्वेशन की डिमांड करोगे तो ABCD वाला A, B और C नहीं रहेगा आपके साथ, वो तो बोलेगा कि हमको मिल गया, हम आपके खिलाफ है इसमें। लेकिन अगर आप OBC को लेते हो और OBC को भी बोलते हो कि भाई आपकी भी तो सेंसस करनी है, सेंसस के बाद आपको भी तो एलोकेशन ऑफ फंड चाहिए, हम मांगते हैं 3%, आप मांगो ना 50%, क्यों नहीं? क्योंकि 85% हम लोग है, तो संख्या के प्रपात में संख्या के हिसाब से दो। और दूसरा अमेंडमेंट ये भी मांगेंगे हम लोग कि जिस जाति को जितना फंड एलोकेट किया है, उसी जाति के कॉन्ट्रैक्टर को, उसी जाति के व्यापारी को, उसी जाति के सारे व्यक्तियों को टेंडर मिले। तो ये वाली बात अगर करेंगे तो उनके पैर हिल सकते हैं, ये भी एक डिमांड जायज है। उसके बाद होमोजीनियस वाला जो मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ताकत से बढ़ाया था बाबा साहब ने। ठीक है, इसके ऊपर दुमत हो सकते हैं क्योंकि होमोजीनियस स्ट्रक्चर को उन्होंने हेट्रोजीनियस बना दिया है। तो होमोजीनियस के लिए जिनको अभी ABC वाले आपके लिए तैयार नहीं होंगे तो OBC होमोजीनियस का थोड़ा पीछे रखते हैं। लेकिन होमोजीनियस वाला सबसे बढ़िया मुद्दा है हमारा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि अन्याय जिनके ऊपर होता है वो हमेशा अन्याय सहने वाली जातियां है। वो शेड्यूल कास्ट में आती है और शेड्यूल ट्राइब में आती है। ये जातियां पलटकर कभी ओपन वाले के साथ कभी अन्याय अत्याचार नहीं करती, इसीलिए होमोजीनियस है तो इनके ऊपर अन्याय होता है। इसीलिए एलोकेशन ऑफ फंड, रिप्रेजेंटेशन यानी रिजर्वेशन, और जितना भी बजट उनको मिलता है वो सारे हक उनको मिलने चाहिए। उसके बाद का एक मुद्दा है कि ये बैकलॉग का भी किसी साथी ने मुद्दा उठाया, ये बहुत जरूरी है। भाई आपने तो ऑर्डर कर दी, चलो ठीक है ABCD आप मानते हो ना, तो आपके ऑर्डर में थोड़ा दुरुस्त कर लो और ABCD का जितना भी बैकलॉग है उतना भी भर दो। लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की 90 लाख जॉब्स है, और सारे राज्यों की कर पकड़ोगे तो 3.5 करोड़, मतलब 4 से 4.5 करोड़ हमारे पास जॉब्स है। तो 4.5 करोड़ जॉब में से लगभग 1.5 करोड़ जॉब की वैकेंसीज है, और उसमें से 80% जॉब जो है वो SC ST के। तो इतने अगर मांगोगे तो सारे के सारे जितने भी अभी इंटेलेक्चुअल हमारे बीच में बच्चे हैं वो सारे समा जाएंगे इसमें। ये भी मांग करनी चाहिए। इसके साथ साथ OBC को खींचो कि 1992 के बाद आपके खिलाफ जो ये लगाया क्रीमी लेयर, वो क्रीमी लेयर में से आपके तो पद नहीं भरे हुए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 1342 पदे नहीं भरे, पोस्ट भरी नहीं अभी SC ST OBC की। तो उसमें जनरल पूरी, तो उसमें से लगभग जो अगर 27% से अगर दोगे तो 600 जगह है, सिर्फ 6% जगह जो पोस्ट है वो OBC की भरी हुई है, और 7% जगह SC की भरी है, और 2% जगह सिर्फ ST की भरी है। लगभग 96 पोस्ट है, वो 1343-42 में से सिर्फ 96 यानी 7% के करीब आता है SC की है। तो SC की लगभग 200 प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, तो इसको भी भर दो भाई, इसमें ऑर्डर में चेंज करा दो, और उसमें एक काम करो, EWS की है ना वो भी भर दो, ताकि वो EWS वाला भी सोचेगा कि यार ये तो मेरे भी हक की बात कर रहा है। तो ये वाली पोस्ट जो है भरने की नहीं सोच रहे, क्योंकि इनको सारी यूनिवर्सिटियों को धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना है, इसीलिए ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स को फुलफिल कर रहे हैं। 200 पॉइंट वाला रोस्टर तो और बात है, 200 पॉइंट वाले रोस्टर से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पहली 7वें नंबर की जगह मिल जाती थी, अब आप पहुंचेंगे तो क्योंकि 4 हमारे गिराए 1 ABCD, तो D वाले को तो लगभग 28-33 के बाद उसका नंबर आने वाला है, और उसको जैसे 15% अभी SC के आएंगे, मतलब 200 पॉइंट रोस्टर में 30 जगह अगर होनी है तो आपको 12 और 13 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। तो ये भी बैकलॉग की जो सीटें है, खासकर यूनिवर्सिटी की और UPSC और सारे राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें, ये इसीलिए नहीं भरना चाहते क्योंकि ये जो है प्राइवेटाइज कर दी इन्होंने जगह, और ये सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है या कोई इनके अपने अपने NGO इनकी तरफ से भरते हैं सारी पोस्ट, ये वाली पोस्ट। तो ये मान हम कर सकते हैं, इसमें SC ST OBC सारे आ जाते हैं, तो ये भी एक हमारा एक्शन वाला काम होगा। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आने वाला है कि रिजर्वेशन इन प्राइवेटाइजेशन। तो हमारी डिमांड जैसे कि एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा दरवाजा हमने खोलना चाहिए। मैं कहता हूं कि लगभग इस देश की 3.5 करोड़ की जगह गवर्नमेंट की है, सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ के, तो लगभग 70 करोड़ जॉब है हमारे इसमें। तो प्राइवेट में लगभग 60 to 65 करोड़ जॉब्स है, उसमें आप मांगो प्रतिनिधित्व आरक्षण। अगर नहीं देंगे तो आप क्या कर सकते हो कि किसी प्राइवेट एक आधे इंडस्ट्री जिसकी जैसे पॉपुलेशन, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा वालों के पास लगभग 6-7 लाख एम्प्लॉयज है टाटा के, तो टाटा को मांग सकते हो आप, रिलायंस वालों को मांग सकते हो, नहीं आए तो उनके खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हो उनके इस पे। तो ये वाली बात है, अगर अलग अलग दिशा से करोगे तो प्राइवेटाइजेशन का आरक्षण, हम प्राइवेटाइजेशन मांगेंगे तो पूरा बैकलॉग भर सकते हैं, एक आप मुंह नाक दबाओ तो मुंह खुल सकता है। तो ये वाली भी एक हमारे पॉजिटिव एक्शन के लिए काम की चीज है। उसके बाद कॉलेजियम का बयान है, कॉलेजियम का बयान उनका सब, उसके पीछे की उनकी मंशा है कि रिजर्वेशन का जो बेस था वो था सोशल कल्चरल और एजुकेशनल, तो इनको ये बदल के इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाएंगे तो अपने हिसाब से अपना तहसीलदार, अपना DM होगा, उसको बोलेंगे कि भाई इसको दे दो तुम सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड का, और वो मेरा भाई भतीजा है कोई है, मेरा रिलेटिव, तो उसको लगा दो। मिनिस्टर हो या DM हो, उसका रिलेटिव कोई रहेगा और उसको DME सर्टिफिकेट देगा, तो आप कैसे उसको पीछे हटाओगे? वो तो अपॉइंट कर देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चलती रहेंगी, 15 साल तक मुकदमा चला रहेगा। एक केस में बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति का केस है लैंड का जो OBC का है, 1985 में वो मामला है, वो 1985 का मामला 2023 तक लगभग उसको 35 से 40 साल हो गए, उसका जजमेंट ही नहीं आया कोर्ट से अभी तक, वो सिर्फ DM तक ही है, और जब वो कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो और 35 साल लगेंगे। 70 साल तक आपको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और सारे कोर्ट को पकड़ोगे तो 5 करोड़ है, और बाकी के DM है, तहसीलदार है, रजिस्ट्रार है, इन लोगों की पकड़ोगे तो 5 करोड़, मतलब टोटल मिला के 10 करोड़ केसेस पेंडिंग है। एक फैमिली में अगर आप 6 मेंबर पकड़ोगे तो 10 को 6 से गुना कर दो, तो 60 करोड़ लोग न्याय के लिए वंचित है, न्याय मांग रहे हैं। तो उनको भी बताया जा सकता है कि भाई आपको 15, 20, 30 साल तक न्याय नहीं मिलता 60 करोड़ लोगों को, तो 60 करोड़ लोग जो कि 10 करोड़ फैमिली में बटे हुए हैं, इनको न्याय मिलाने की उनको भी खींच सकते हो, क्योंकि आप जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके ऊपर सोचता नहीं है। ये तो या तो ना तो नेशनल जुडिशियल सर्विस की बात करता है, आज जितने भी जजेस कार्यरत है उसमें से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या जो है, संख्या के अनुपात में लगभग 200 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए,
और बाबा साहब ने उसी वक्त सजेस्ट किया था कि जो बेंचेस है ना, जैसे हाई कोर्ट के बेंचेस होते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस क्यों नहीं करेंगे? चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए केरल का इंसान जाता है, 2-2.5 घंटा उसको, ढाई ढाई दिन लग जाते हैं उसको दिल्ली जाने में, और वहां पे जाता है, पूरा गर्म होते हुए जाता है जनरल क्लास में, और वहां पे जाकर कोई वकील अपॉइंट करता है, उसकी फीस देता है, 10 दिन उसके चले जाते हैं आने जाने में, और हर तारीख अपॉइंट नहीं कर सकता। क्यों ना त्रिवेंद्रम में एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया जाए, मुंबई में बनाया जा सकता, नागपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, या इलाहाबाद में, या जयपुर में। यहाँ पर अगर बाबा साहब का खुद का कहना था जुडिशियल सर्विस इसलिए चाहिए और जस्टिस की डिलीवरी फास्टेस्ट होने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की जरूरत है, और उसमें आरक्षण जो है वो पहले सेंसस करा दो, और SC ST OBC को उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण या रिजर्वेशन दे दो। वो हमको इतना नहीं दे रहे ना गवर्नमेंट का, उनको प्राइवेट में भी मांगो और संख्या के अनुपात में भी मांगो। तो ये पॉजिटिव एक्शन हमारी हो सकती है। उसके बाद जो है कि जो सोशो एजुकेशनल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इसके ऊपर हमको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बाबा साहब ने खुद लिखा है संविधान में, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अगर गंभीरता से पढ़ोगे तो बाबा साहब ने सीधा कहा है कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात सिर्फ 10 साल की कर रहे थे, उसी को दे रहे, पर सोशल एजुकेशनल वाला जो है वो आरक्षण नहीं दे रहे, उसको खत्म करने की बात कर रहे। पॉलिटिकल कोई पता ही नहीं कि बाबा साहब ने क्या क्या लिखा है, क्योंकि बाबा साहब को हम सर के ऊपर लेते हैं, सर के अंदर नहीं लेते हैं उसको, उनको हम सॉफ्टवेयर करके नहीं समझते, बस हार्डवेयर है। बाबा साहब ने कितना अच्छा टाई पहना, कितना अच्छा सूट कोट पहना है, इसी के ऊपर है। बाबा साहब के गाने लगा दो, उसके ऊपर नाच गाना कर दो, इसी में हम मशगूल है। ये मुद्दे हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं। तो है SC ST और OBC का जो उन्होंने जो रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, ये वाला जो जजमेंट है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनके ऊपर FIR हो सकती है सर। मैं अभी बोलता हूँ, जैसा एक सर्विस का रूल MCSR जो हमारा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस, महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल, या CGCS है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स है, उसका एक आर्टिकल का, एक एक्ट का, रूल का भी आप उल्लंघन कर दे तो आपके ऊपर जेल भी होती है, आपको डी से निकाल दिया जाता है, बर्तरफ किया जाता है। और इन्होंने साथ साथ आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो इनके ऊपर FIR बनती कि नहीं बनती? तो ये हम लोग ये भी बात कर सकते हैं। तो ऐसी काफी ये पॉजिटिव बातें अगर हम करेंगे, तो जो उन्होंने सोची नहीं वो बातें हमारे दिमाग से आनी चाहिए। और ऐसा ही है कि एक दरवाजा बंद करेंगे, दूसरा दरवाजा खोलो तो बैक फुट पर आ सकते हैं। पर इसके लिए सारा कुछ करने के लिए अभी जो हो रहा है ना, एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अकेला चुन के, उन्होंने 9 अगस्त का बोल दिया है मोर्चे की तारीख। दूसरी एक हमारी बहन जी है जो नेशनल मिलने वाला, आप अगर एकल स्टार बन के नेतागिरी का सब चलाओगे, मुझे ही सब क्रेडिट मिलेगा, मुझे भी पार्लियामेंट में पूछेगा, तो इससे न्याय नहीं मिलने वाला। क्योंकि न्याय देने वाला कातिल है, न्याय देने वाला शातिर है। न्याय देने वाले की, आपको न्याय देने की बिल्कुल मंशा नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हो कि आपको न्याय मिलने वाला है? क्योंकि मैं पुराना ये बताता हूँ, पुराना इनका इतिहास, कि जैसे 5% आरक्षण के लिए 72 शहीद हो गए गुर्जर लोग, ये मेरे पास डेटा आया है। 4% आरक्षण के लिए 17 जाट लोग शहीद हो गए, 6% आरक्षण के लिए 15 पटेल शहीद हो गए, फिर भी आरक्षण नहीं मिला। मंडल कमीशन लागू होने में 32 साल लग गए, 1991-92 तक, फिर भी दिया कितना? तो आधा पॉपुलेशन ऐसा माना जाता था, और दिया 27%। तो भाई आपको कैसे आप सोचते हो कि, और दूसरी वाली बात है 10% आरक्षण के लिए ना एक मोर्चा निकला, ना किसी ने आंदोलन किया, ना किसी एक वुमन की कोई मृत्यु हो गई, ना कोई शहीद हो गया, 4 दिन के अंदर लागू हो गया। तो उनकी मंशा को देखो, आपको नहीं देने वाले। जब तक आपकी इकट्ठा ताकत नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आप एकल एकल स्टार बन के अकेले अकेले अपने पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए, मेरा ही नाम सारी दुनिया में चमकना चाहिए, मेरा नाम ये जो आरक्षण के एक्ट को रद्द करने वाले की लिस्ट में पहले नंबर पर होना चाहिए, ऐसा अगर सोचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लॉलीपॉप ही देंगे आपके हाथ में, झुंझुने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको इकट्ठा होना होगा। समन संघ आपको बार बार कह रहा है कि एक बात पे सोचो, 1 महीना लगने दो, 2 महीने लगने दो, लेकिन सारे 29 लाख संगठनों को एक ही बात उनके दिमाग में डाल दो, इकट्ठा जब तक नहीं आओगे ना तो न्याय नहीं मिलेगा, और इकट्ठा आओगे ना तो कुछ ही नहीं, एक तारीख तय कर लो, तहसील की या डिस्ट्रिक्ट की, DM के सामने या तहसीलदार के सामने,
10,000 की संख्या में या तो तालुका में जाओ, या 1 लाख की संख्या में तो डीएम के पास जाओ, या फिर पार्लियामेंट को 5 करोड़ की इसमें संख्या में जाओ, आपके घर में आ जाएंगे सारे अधिकार, सारे कानून। इतने नहीं, जितना लिखोगे आप निवेदन में उतना आएंगे, पर ये आपको समझेगा तब। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जुड़ोगे तब जीतोगे, जितना जुड़ोगे उतना जुड़ोगे, जैसे जुड़ोगे वैसे ही आपको जीतोगे। ये इतनी सी बात है, छोटी सी लगती है, बहुत कठिन है, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप कितने भी आप मेडिसिन ले लो, कोई बीमारी दुरुस्त नहीं होने वाली। एक इलाज ले लो, बस एक दवाई कर लो इकट्ठा होने की, सारी बीमारियों का इलाज बस इकट्ठा आना है। इतनी बात मुझे कहनी थी। मैंने वक्त तो मांगा था 7-8 मिनट का, पर इस बात पे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, वक्त का ख्याल नहीं रखता, इसलिए मैं सभी से माफी चाहता हूँ। समन संघ मुझे माफ करे, अगर मेरी बातों में कुछ गलत निकला हो तो मैं तहे दिल से समन संघ से माफी चाहता हूँ। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। मैं अमन हूँ, हम सब समान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत